नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं सारस्वत और आज लेकर प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अध्याय 2 तलाश जो है उस पर प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत की खोज का अध्याय 2 संपूर्ण हम पढ़ लिए हैं। फिर इसके बाद अंतिम में हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो ये हमारा वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, तो तलाश चैप्टर का जो है ये 8वां वीडियो है प्रश्नोत्तरी को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, किसके मन में भारत ही भारत रहा है? जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में भारत ही भारत रहा है। एक बार हम फिर से बता दें कि कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में ये शामिल है और भारत की खोज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो जितनी भी अभिलाषाएं रहेंगी किसके मन में क्या रहा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में ही सब रहा। ठीक है, क्योंकि वही भारत की खोज के लेखक हैं। चलिए प्रश्न 2, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा भारत के पास क्या बचा है जिसे शानदार कहा जा सकता है, जानदार कहा जा सकता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के बाद अभी भारत के पास बहुत कुछ बचा है जिसे शानदार कहा जा सकता है। हम संसार के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि भारत जो है 4वें नंबर का डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वें नंबर पे ये बहुत बड़ा माना जाता है। कौन? भारत। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है? लोकतंत्र है इसका। ठीक है, इंडिया 7वें नंबर पर बड़ा देश है और दूसरे नंबर पर इसका लोकतंत्र आता है। भारत के पास संसार की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है। पहली बड़ी सेना अलग किसी दूसरे देश की है, लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना हमारे कहाँ है? भारत में है। ठीक है, हम संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। हमारी भौगोलिक सीमाएं जिसकी सुरक्षा में हमारी सेना लगी हुई है। हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। मंदिरों का देश ये, मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ठीक है, तो ये 2 लाइन बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिरों का देश है ये, मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ठीक है, तो भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरे नंबर पर हमारे देश के पास सबसे बड़ी सेना है और 7वें नंबर पर हमारे देश बड़े देशों में गिना जाता है। ये सब चीज़ें भारत के पास हैं जिससे भारत से अब भी जानदार कहा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, किसके खून में भारत रचा बसा है? इसने भारत को किस नज़र से देखा? ठीक है, जिसके खून में भारत रचा बसा है उसने भारत को किस नज़र से देखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खून में भारत रचा बसा था। उन्होंने भारत को एक बाहरी आलोचक के रूप में देखा। आलोचक का काम होता है आलोचना करना, कि कोई चीज़ है उसे देखा है, उसको पढ़ा है, तो उसको एक ढंग से पूरी तरह से उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं ये सभी चीज़ें जो है उसमें आलोचक ही करता है। ठीक है, तो प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो के टीले पर कौन खड़ा था? उसने वहाँ क्या देखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़े थे और उनके चारों तरफ प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थीं जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया है। अब आपसे एक प्रश्न इस क्वेश्चन से बनाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के टीले पर कौन खड़ा था? ठीक है, ये तो पहला हो गया।
मोहनजोदड़ो के टीले पर जवाहरलाल नेहरू खड़े थे, उनके चारों तरफ जो मोहनजोदड़ो की गलियां थीं वे कितने वर्ष पहले की निर्मित थीं, बनी हुई थीं? तो 5000 वर्ष पहले की बनी हुई थीं। ठीक है, इस तरह एक प्रश्न से हम कई प्रश्नों को बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया है? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बताते हैं, ये सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ चारों ओर प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थीं। इस सभ्यता का विकास 5000 वर्ष पहले हुआ था। अब पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कितने वर्ष पहले हुआ? तो 5000 वर्ष पहले हुआ। वह पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। वह पूर्णतः मतलब कि वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन इज सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये 5000 वर्ष पहले विकसित हुई थी, 5000 पहले इसका विकास हुआ था। वहाँ की चौड़ी सड़कें, स्नानागार, अन्न भंडारण की व्यवस्था, ऊंची इमारत आदि के खंडहर ये बताते हैं कि इसकी नगर योजना अद्भुत थी। ठीक है, वहाँ की जो है प्रमुख विशेषताएं यही थी कि सिंधु सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वहाँ चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, वहाँ के स्नानागार भव्य विशाल हुआ करते थे। अगले पाठ में जो है आप इसकी जो है पिक्चर्स को देख पाएंगे। और अन्न भंडारण मतलब अन्नों का भंडारण जिस प्रकार से जहाँ किया जाता था उसकी व्यवस्था इतनी अद्भुत हुआ करती थी कि ये अभी आज के समय में उपस्थित तो नहीं है, लेकिन इनके खंडहर हमें इससे परिचित कराते हैं कि इनकी जो नगर योजना है बड़ी अद्भुत रही होगी। प्रश्न 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क किन किन देशों से था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से था। ठीक है, ये देशों के नाम याद रखेंगे। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से किनका संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संपर्क था। किस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो इंडस या सिंधु नदी जिनके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। याद रखेंगे, इंडस या सिंधु नदी जिसके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का संपर्क पूछे तो फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से था। अब देखिए प्रश्न 8, ये थोड़े बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको भी देखेंगे। भारत तकनीकी रूप से यूरोप से कैसे पिछड़ गया? देखिए भारत की बात है तो हम इसे जो है बहुत बड़ा करके लिखेंगे। तो लिखते हैं, पहले भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। ठीक है, पहले भारत जो है बहुत ही संपूर्ण, एकदम बहुत ही फुलफिल था। ठीक है, पहले भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। बाद की सदियों में भारत में उत्तरोत्तर गिरावट होने लगती है। बाद की सदी जब भारत आगे बढ़ने लगता है तो फिर बादों की सदियों में भारत में उत्तरोत्तर गिरावट होने लगती है। भारत में जीवन की लालसा एवं उद्यम में कमी आती है। ठीक है, भारत के जीवन लालसा और उद्योगों में कमी आ जाती है। वो फिर सरल सजीव भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल शैली का प्रसार हुआ। ठीक है, लोग सरल सजीव भाषा नहीं बोलते थे, अत्यंत अलंकृत, अलंकार से युक्त भाषा, अलंकृत भाषा, जटिल शैली का प्रसार हुआ। अंधी मूर्ति पूजा, अब यहाँ देखिए, यहाँ मेन है अंधी मूर्ति पूजा और महासागरों के उस पार न जाने की रूढ़िवादिता ने हमें दुनिया को समझने का मौका नहीं दिया। ठीक है, अंधी मूर्ति पूजा, जो अंधी मूर्ति पूजा है, मिट्टी की बनी हुई है, वो स्टैंडेबल है, उसको हम क्या किए, उसको माने। और महासागरों के उस पार न जाने की रूढ़िवादिता मतलब कि वहाँ रोक लगी थी कि आप जो है अगर उसके पार चले गए तो आप जो है भारत हिंदू धर्म को तोड़ दिए। ठीक है, फिर आप नहीं आ सकते। तो इसलिए इन्हें हमें दुनिया को समझने का मौका नहीं दिया।
विश्व में होने वाले परिवर्तनों को हम नहीं समझ पाए, इसलिए तकनीकी दौर में यूरोप से पीछे हो गए। विश्व में बहुत से परिवर्तन हुए, नए नए डिस्कवर्स रोज़ होते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो अपने देश में किस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रीडम की आवश्यकता है, घूमने की ज़रूरत है कि हम घूमें फिरें, जानें समझें। ठीक है, तो इसका उत्तर ये रहा। और प्रश्न 9 है, हट्टे कट्टे जाट किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत माता का क्या अर्थ बताया। किसी ने उत्तर नहीं बता पाया, लेकिन हट्टे कट्टे जाट किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत माता का बहुत ही सुंदर सा अर्थ बताते हैं। लिखते हैं कि हट्टे कट्टे जाट किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि हम लोगों का मिट्टी से अटूट नाता है। ठीक है, अटूट नाता है, हम लोग मिट्टी के बने हैं। यह भारत माता हमारी धरती है, भारत माता हमारी धरती है। भारत की प्यारी मिट्टी, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। ठीक है, भारत की प्यारी मिट्टी, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। सब होने के बावजूद हमारी सबसे ज़्यादा भारत की जनता अगर नहीं रहेगी तो इन सभी चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग जो इस धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता का मूल रूप यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। ठीक है, भारत माता का मूल रूप यही लाखों लोग हैं, यानी भारत माता का मूल रूप भारत की जनता है और उसकी जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, भारत है, भारत की प्यारी मिट्टी, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं। भारत माता से अर्थ है कि जनता और जनार्दन, भारत की जनता, और जय का अर्थ है जनता और जनार्दन की जय। ठीक है, तो इस तरह से अध्याय 2 तलाश का प्रश्नोत्तरी खत्म होता है। अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे जो है अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे वहाँ के स्नानागार, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी के स्नानागार किस प्रकार से हुआ करते थे, वहाँ की चौड़ी सड़कों के बारे में तथा आर्य समाज आदि चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।